बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होती है, ठीक है, और एक होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है और एक अलग होता है जिसमें हमारे पास क्रॉन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ अभी समझा दूँ, आप अभी अगर नोट कर लेंगे तो आपको आगे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। पहले आपने सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि जो क्रॉन्स डिजीज़ होती है ना, ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें आपकी पूरी बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉन्स डिजीज़, तभी उसको क्या कहा जाता है, क्रॉन डिजीज़, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब ये है कि इसमें कोलॉन और रेक्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्या इन्वॉल्व होता है, कोलॉन एंड रेक्टम। देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलॉन एंड रेक्टम इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलॉन और रेक्टम इन्वॉल्व होता है, जबकि क्रॉन्स डिजीज़ क्या है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्लिनिकल खास प्रेजेंटेशन क्या होती है, ब्लडी डायरिया। क्या, ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया इज़ द मेन एंड स्पेसिफिक फीचर ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। जब भी वर्ड आएगा ब्लडी डायरिया तो आपने किसको चूज़ करना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस को। जबकि क्रॉन्स डिजीज़ में C4 क्रॉन्स डिजीज़, C4 क्रॉनिक डायरिया, ठीक है, C4 क्रॉनिक डायरिया विद अदर मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन ही इन्वॉल्व होगा और कोलोन की ही पैथोलॉजीज होंगी। वेरी रेयर जो होगा वो मल्टी सिस्टम होगी। अब आपने देखो इसको वन बाय वन करते हैं सारे पॉइंट्स। सबसे पहले लोकेशन। तो क्रॉन डिजीज़ कैन इन्वॉल्व एनी पोर्शन ऑफ द GI ट्रैक, यूजुअली द टर्मिनल आइलियम एंड द कोलॉन, और इसमें स्किप लीजन्स होती हैं, रेक्टल स्पेयरिंग होती है, यानी इसमें रेक्टम इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलॉन, कंटिन्यूस लीजन्स होती हैं इसमें और ऑलवेज रेक्टम इन्वॉल्व, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे हम देखें तो क्रॉन्स डिजीज़ में पूरी ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती हैं, फिस्टुलाज बनते हैं। फिस्टुलाज हमेशा किस में बनते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ में बनते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी फुल थिकनेस लेयर ऑफ GIT इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें पूरे सुराख हो जाते हैं और ये सुराख आगे चल के फिस्टुला बनाते हैं, ठीक है। इसमें कॉबलस्टोन म्यूकोजा होता है, क्रीपिंग फैट होते हैं, बावल वॉल थिकनिंग हो जाती है, स्ट्रिंग ऑन द बेरिन स्लर। ये मेजर बातें अगर आप याद रख लें तो अच्छी बात है। कॉबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ द कोलॉन, एक फिस्टुला। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुराख बन जाते हैं बिकॉज ट्रांसम्यूरल थिकनेस इन्वॉल्व होती है आपकी GIT ट्रैक की। और दूसरा इसमें कॉबल स्टोन, यानी पत्थराओं की तरह के स्टोन लाइक जो है वो पूरा कॉलॉन बन जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग साइन आपको नज़र आता है बेरियम स्वॉलो पे। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होती है, फिब्राइल म्यूकोजा एंड सुपरफिशियल और डीप लेयर इन्वॉल्व होती है। इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता, आपका सीरोजा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें लेड पाइप, पूरा लेड पाइप, लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशन ऑफ कोलॉन हो जाती है, लेड पाइप अपीयरेंस ऑफ द कोलॉन होती है, ठीक है। देन मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इसमें क्रॉन डिजीज़ में नॉन क्रिएटिंग ग्रानुलोमा होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, क्रिप्स, एब्सिस एंड अल्सर एंड ब्लीडिंग। मैंने ऐसे आपको बताया कि ब्लडी डायरिया इज़ द क्लासिक फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन ग्रैनुलोमास नहीं बनते हैं, ठीक है। अब आपका इम्यून सिस्टम वाइज देखें तो क्रॉन डिजीज़ T हेल्पर 1 सेल मीडिएटेड होता है, जबकि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस T हेल्पर सेल 2 मीडिएटेड होता है, ठीक है। ओके, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अब क्रॉन्स डिजीज़ क्योंकि पूरी ओवरऑल GIT को इन्वॉल्व करती है तो इसमें मेल एब्जॉर्प्शन तो है लाजमी, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन होगी तो मेल न्यूट्रिशन होगी, ठीक है। और क्रॉन्स डिजीज़ की ख़ास फीचर मैंने आपको बताई कि इसमें पूरे सुराख बन जाते हैं, तो इसमें इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलाज बन जाते हैं, इंटेरोविसरल नॉट क्यूटेनियस, इंटेरोविसरल फिस्टुलाज बन जाते हैं। इसमें रिकरेंट UTI होते हैं, हेमेचूरिया होता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल एब्सिस, स्ट्रक्चर और पेरिएनल डिजीज़ भी होती हैं। तो मैंने आपको जैसे कि ऊपर भी बताया था कि क्रॉन डिजीज़ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें GIT के अंदर फिस्टुलाज बनेंगे और अदर सिस्टम्स में इन्फेक्शन, हेमेचूरिया, UTI, एब्सिस, इस तरह की चीज़ें होंगी। जबकि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस कन्फाइंड टू कोलॉन ओनली है, तो आपने फिर इसमें क्या याद रखना है कि इसमें कोलाइटिस, टॉक्सिक मेगा कोलॉन एंड परफोरेशन ऑफ कोलॉन होगी, ठीक है। इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन में क्रॉन्स डिजीज़ में क्रॉनिक डायरिया होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन दोनों की ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट सेम होती हैं। यानी इसमें रैश किस तरह का होता है, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम, पायोडर्मा नोड्यूसम, और आई इन्फ्लेमेशन भी हो सकती हैं दोनों में, एपिस्क्लेराइटिस, यूवीआइटिस, ओरल अल्सर्स और ये सारी चीज़ें। किडनी स्टोन्स ज़्यादातर आपके किस में होते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ में, क्योंकि वो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में पी-एनकाज पॉजिटिव होंगे यानी ऑटो इम्यून कंडीशन होगी, तो इसमें फिर आपका फर्स्ट डिग्री स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है इसमें हम जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। क्रॉन्स डिजीज़ में आपने याद रखना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथायोप्रिन और एंटीबायोटिक्स फॉर दी इन्फेक्शंस, जबकि यहाँ पे आप देते हो 6 मरकप्टाप्यूरिन और मिसैलेजीन्स, मिसैलेमाइन और अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड, इन्फ्लिक्सिमाब। तो ट्रीटमेंट का अक्सर डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जो है वो डिस्टिंग्विश कराने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं दैट इज़ फीटल कैल प्रोटीन। ठीक है, फीटल कैल प्रोटीन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, या इरिटेबल बाउल डिजीज़। ठीक है, अच्छा, तो क्लासिक पिक्चर आपने अभी भी मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात बता रही हूँ कि क्रॉन्स डिजीज़ में मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें ओरल अल्सर्स भी होंगे, इसमें एरिथीमा नोड्यूजम, एरिथेनोमा, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम भी होगी, इसमें इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास भी बनेंगे, इसमें स्किप लीजन होगी, इसमें कॉबलस्टोन अपीयरेंस होगी। जबकि आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ कोलोन इन्वॉल्व होगा, इसमें ब्लीडिंग, इसमें हमारे पास ब्लडी डायरिया होगी, टॉक्सिक मैदा कोलोन होगा, परफोरेशन हो जाएगी, और हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर ऑटो इम्यून कंडीशन हुई तो फर्स्ट डिग्री स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट खास आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्रॉन्स डिजीज़ का हमेशा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एजाथायोप्रिन और एंटीबायोटिक्स, जबकि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में फर्स्ट लाइन इज़ द मिसैलेमाइन एंड देन 6 मरकप्टाप्यूरिन। ठीक है, और कोलोक्टमी की जाती है जब बहुत ज़्यादा परफोरेटेड कोलोन होगा या टॉक्सिक मेगा कोलोन होगा। देन एक कंडीशन होती है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। तो माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ऑफ कोलोन होती है दैट हैकर द क्रॉनिक वाटरी डायरिया इन द ओल्ड फीमेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकोजा अपीयर नॉर्मल ऑन द कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी, हिस्टोलॉजी शो द लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स इन द लैमिनिया प्रोप्रिया इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस। तो बस आपने सिंपली याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस जो होता है वो क्रॉनिक वाटरी डायरिया करवाता है इन द ओल्ड एज फीमेल। ठीक है, हिस्टोलॉजी इसमें ऑलमोस्ट सेम होती है, सिंपल इसमें इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस होती है। ओके, देन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसमें आपने सिंपली ये बात याद रखनी है कि इसमें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होते हैं विद अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कभी कॉन्स्टिपेशन होती है और कभी डायरिया होता है। ये ज़्यादातर मिडिल एज फीमेल्स को होता है जो ज़्यादातर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहती हैं। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक 30 या 40 ईयर ओल्ड लेडी है और उसको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन्स होते हैं और जो है उसको जो है वो क्रॉनिक सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक सिम्टम्स ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है इन फीमेल्स में। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन विद रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और मिडिल एज वुमेन, तो आपने फिर सिनेरियो को पहचानना है कि ये हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। अक्सर इसमें हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस या फिर साइकोसिस भी गिवन होगी आपके एग्जाम क्वेश्चन में। ओके, देन आता है हमारे पास अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस आपको पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, कैन बी ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। अब हमारे पास आपको पता है कि अपेंडिक्स इलियम के पास एक छोटा सा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हमारे पास इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो 2 वजह से होती है। अगर अडल्ट पेशेंट होगा तो उसमें ज़्यादातर फीकल हार्ड फीसेस जो होती हैं वो फीकल लिथ बना के इसको ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, और अगर बच्चों में बात करें तो लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया in the opening of the appendix causing the obstruction of the appendix. ठीक है, proximal obstruction of appendical lumen produces closed loop obstruction and increase intraluminal pressure, stimulation of the visceral afferent nerve fibers T10 से T8 से T10 तक, initial diffuse the periumbilical pain and inflammation extend to the serosa and irritate the peritoneum. अच्छा, अब देखें इसमें आपको ना एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अपेंडिक्स का जो नर्व रूट होता है वो क्या है, अपेंडिसाइटिस, पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस T8 से T10। ठीक है, अब एक चीज़ आपने याद रख ली कि अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इन द अडल्ट इज कॉज्ड बाय फीकल लिथ एंड इन द चिल्ड्रन इट इज कॉज्ड बाय लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द विसरल एफरेंट नर्व एट द लेवल ऑफ T8 से T10। अच्छा, अब क्लासिकल फीचर आपको पता है कि इसमें लोकलाइज पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। और मैकबर्नीज पॉइंट कहाँ पे होता है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट
राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द अम्बिलिकस। अब ये पॉइंट आप सब ने देखा भी होगा, आप सब ने अपनी हाउस जॉब में अपेंडिक्स एग्जामिन किया होगा वंस। सर्जरी वालों के एग्ज़ाम में जो है मैकबर्नीस पॉइंट की लोकेशन पूछी जाती है। तो मैकबर्नीस पॉइंट क्या होता है? जंक्शन ऑफ द लेटरल 1/3 एंड द मीडियल 2/3 ऑफ अ लाइन एक्सटेंडेड बिटवीन द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द अम्बिलिकस। तो इस लेवल पे आपका मैकबर्नीस पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारे पास लोकलाइज टेंडरनेस होती है ऑफ द अपेंडिसाइटिस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अदर साइन एंड सिम्टम्स में नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, और अगर अपेंडिसाइटिस परफोरेट हो जाए तो पेरिटोनाइटिस के साइंस भी आते हैं, जैसे कि इलिसिट तो इसमें सॉस साइन होता है, ऑब्चुरेटेड साइंस होता है, रॉविंस साइंस होता है ये, और गार्डिंग और रिबाउंड टेंडरनेस जो है ऑन एग्जामिनेशन, दीज आर द फाइंडिंग ऑफ अपेंडिसाइटिस। वेरी वेरी इजी। अच्छा जी, अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं अल्वाराडो स्कोरिंग सिस्टम। तो ये अल्वाराडो स्कोरिंग सिस्टम जो है, इसकी मदद से हम अपेंडिसाइटिस और रिस्क ऑफ अपेंडिक्स रप्चर का निकालते हैं और फिर इससे डायग्नोस करते हैं। तो अमूमन पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? फीवर के साथ, वॉमिटिंग के साथ, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन टेंडरनेस के साथ, और सीबीसी पर ल्यूकोसाइटोसिस। तो सीबीसी पर टीएलसी काउंट रेज होना और राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस पॉइंट जो है वो मेन है। इसी को देखकर जो है फिर वो सर्जरी और हॉस्पिटल एडमिशन डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपेंडिसाइटिस, और अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करना इज़ वेरी इजी बिकॉज इसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है। ठीक है। इसके अलावा जब पेशेंट अपेंडिसाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है तो हमें डायवर्टिकुलाइटिस, फीमेल है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी रूल आउट करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डायवर्टिकुलर डिजीजेज ऑफ द जीआईटी ट्रैक। तो डायवर्टिकुलर बेसिकली क्या होता है? डायवर्टिकुलम इज बेसिकली अ ब्लाइंड पाउच दैट इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन द ल्यूमन ऑफ द गट। ठीक है। एक ब्लाइंड पाउच जो होता है अगर फॉर्म आउट हो जाए फ्रॉम द ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम या कोलॉन, तो इसे हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। सो अगर इस तरह की स्मॉल ग्रोथ निकलना शुरू हो जाए, आउट पाउचिंग हो जाए आपके जीआईटी ट्रैक की, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। ठीक है। इन छोटे छोटे पाउचेस को हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। ठीक है। अभी डायवर्टिकुलम ईसोफेगस में भी हो सकते हैं, स्टमक में भी हो सकते हैं, ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं, कोलॉन में भी हो सकते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ट्रू डायवर्टिकुलम और फॉल्स डायवर्टिकुलम। ट्रू डायवर्टिकुलम वो होता है जो कि जीआईटी की तमाम लेयर्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे जो कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सीरोजा सबको इन्वॉल्व करता है। और फास्ट डायवर्टिकुलम वो होता है जो ओनली म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है, सीरोजा को या मस्कुलर एसे एक्सटर्ना को इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होती है ट्रू डायवर्टिकुलम और फॉल्स डायवर्टिकुलम की। अब हम डिस्कस करते हैं डायवर्टिक्यूलोसिस। अच्छा, डायवर्टिक्यूलोसिस क्या होती है? आउट पाउचिंग ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द सिग्मॉइड कोलोन। अगर सिग्मॉइड कोलोन इन्वॉल्व हो जाए तो, और किस एज ग्रुप में इन्वॉल्व हो? मोर देन 60 ईयर्स, 65 से 75 ईयर्स में हो जाए, और इसमें मीट वगैरह और डाइट जो इसमें आके भर जाए, यानी सिग्मॉइड कोलोन में बहुत ज़्यादा पाउचिंग हो जाए छोटी छोटी सी, और उसके अंदर डाइट जो है वो आके फंस जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायवर्टिक्यूलोसिस। यूजुअली प्रेजेंट विद द लोअर एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है। इसमें लोअर क्वाड्रेंट पेन होते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, और जो है आपको ब्लीडिंग भी होगी और कॉन्स्टिपेशन भी होगी। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसके लिए हम करवाते हैं कोलोनोस्कोपी, और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करवाते हैं? हम इसमें जो है इंक्रीज़ करते हैं फाइबर डाइट को, मेथाइल सेलुलोज और ब्रेन वगैरह जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं डाइट में। तो सिंपली आपने ये बात जस्ट याद रखनी है कि ओल्ड एज पेशेंट के अंदर अगर इन सिग्मॉइड कोलोन के अंदर छोटे छोटे डायवर्टिकुला बन जाए और उसमें हमारे पास जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाय द फूड मटीरियल, तो उसको हम बोलते हैं डायवर्टिक्यूलोसिस। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायवर्टिक्यूलोसिस। अब आता है डायवर्टिक्यूलाइटिस। लाइटिस, आइटिस नाम से जाहिर है इन्फ्लेमेशन ऑफ द डायवर्टिक्यूला विद द वॉल एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल। ठीक है। थिकनिंग ऑफ वॉल हो जाती है, एंड दिस इन्फ्लेमेशन इज मेजरली ड्यू टू द इन्फेक्शन, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, एप्सिस, फिस्टूला, इस तरह की चीज़ों की वजह से अगर ये इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे हम डायवर्टिक्यूलाइटिस कहते हैं। इसमें पेशेंट हमेशा फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, ल्यूकोसाइटोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, और अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो पेशेंट में फिर परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस के साइंस भी नज़र आएंगे। और डायवर्टिक्यूलाइटिस क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी हो रही है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? इसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। अच्छा, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसको आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास है ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम, पहला टॉपिक। ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम इज़ बेसिकली एक फॉल्स फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम या फॉल्स फेरेंजियल पाउच होता है जो कि ईसोफेगस से अराइज होता है एट द लेवल ऑफ द किलियन ट्राइंगल या किलियन डेहिसेंस। ठीक है, किलियन डेहिसेंस या किलियन ट्राइंगल का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम है ईसोफेगस की पोस्टीरियर आउट पॉचिंग होती है इन बिटवीन द थायरोफेरेंजीनियस एंड क्रीकोफेरेंजीनियस मसल। तो थायरोफेरेंजीनियस और क्रीकोफेरेंजीनियस मसल्स के बीच में एक ट्रायंगुलर स्पेस होती है, इस स्पेस को हम बोलते हैं किलियन डेहिसेंस। इस किलियन डेहिसेंस से ईसोफेगस का एक छोटा सा पार्ट जो है वो हर्निएट करता है जिसे हम कहते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। अब बेसिकली क्योंकि ईसोफेगस में है तो कैसे प्रेजेंट करेगा, डिस्फेजिया के साथ, गार्गलिंग के साथ, एस्पिरेशन और फाउल ब्रेथ के साथ, नेक मास के साथ कॉमन होता है ये ओल्ड एज मेल में। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं, ये सारी जो यहाँ पे है कि एक ओल्ड एज होगा, मेल होगा, इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तो उसमें डिस्फेजिया होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी और फाउल ब्रीदिंग होगी, फाउल ब्रेथ होगी। अच्छा, इसमें किलियन ट्राइंगल के ऊपर स्वेलिंग होगी और ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी और हेलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ्स जो है इसमें हमेशा प्रेजेंट होती है। तो इसका क्लिनिकल सिनेरियो हमेशा ओल्ड एज मेल का आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, एक ओल्ड एज मेल है जिसके नेक में स्वेलिंग है और ये स्वेलिंग कैसी है कि ये इसको पेन होता है इन दिस स्वेलिंग, पेन ऑन स्वॉलोइंग ऑफ द फूड, और आपने जब इसको पल्पेट किया तो ये किलियन ट्राइंगल या किलियन डेहिसेंट पे आपको ये मिलती है। तो दिस इज़ द क्लासिकल सिनेरियो फॉर द ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। फिर आता है मर्कल डाइवर्टिकुलम। मर्कल डाइवर्टिकुलम बेसिकली हमारे पास बच्चों में होता है, एज लेस देन 2 ईयर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ज़ेंकर ओल्ड एज में और मर्कल जो है वो बच्चों में। ये एक ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है यानी इसमें जीआईटी की सारी मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं जो कि परसिस्टेंट वेटिलाइन डक की वजह से होता है। मे कंटेन इक्टोपिक एसिड सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड पैंक्रियाटिक टिश्यू। अच्छा, इसमें ये जो रूल ऑफ 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि ये क्या होता है, 2 टाइम्स मोर इन द मेल, 2 इंच लॉन्ग होता है, 2 फीट अवे फ्रॉम द इलियोसिकल वाल्व एंड 2% पॉपुलेशन में होता है एंड प्रेजेंट इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ एंड मे हैव 2 टाइप ऑफ एपिथेलिया, गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक। ये रूल ऑफ 2 आप याद रख लें कि एक छोटा बच्चा आपके पास आएगा, ठीक है क्या, एक छोटा बच्चा जिसकी एज लेस देन 2 ईयर होगी जो कि आपके साथ किसके साथ आएगा, पेनलेस ब्लीडिंग के साथ। ठीक है, अ चाइल्ड विद द पेनलेस bleeding, painless per rectal bleeding, or there is a mass in the right lower quadrant, पेनलेस पर रेक्टल ब्लीडिंग विद द मास इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दिस इज़ द क्लासिकल पिक्चर फॉर द मर्कल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, इसमें आप क्या करवाते हो, इसमें आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हो, टेक्नीशियम 99 वाला स्कैन जिसको हम मर्कल स्केल भी कहते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें रूल ऑफ 2 फॉलो होता है यानी 2 साल से छोटा बच्चा आपके पास पेनलेस पर रेक्टल ब्लीडिंग विद द मास इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट के साथ प्रेजेंट करेगा। और इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट का अक्सर पूछते हैं, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका है टेक्नीशियम 99 का स्कैन जिसको हम मर्कल स्कैन भी कहते हैं। देन आपका स्नैरियो है हर्श स्प्रंग डिजीज़, ये भी इसका दूसरा नाम है कॉन्जेनाइटल मेगाकोलॉन। तो कॉन्जेनाइटल मतलब ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, मेगाकोलॉन का मतलब इसमें बड़ा सा कॉलॉन होता है। तो इस कॉलॉन में क्या होता है, लेक ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स और द माइंटेरिक प्लेक्सिस या इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें नहीं होता है। तो इसमें बेसिकली, और इसमें क्या होता है, RET जीन म्यूटेशन। सो नोट डाउन कंजेनिटल मेगा कोलॉन due to the absence of the ganglionic cells in the colon and due to the RET gene mutation। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, it is present in the within the first 48 hour of life। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट करता है, a baby present to you at the second day of life, ठीक है, सेकेंड डे ऑफ लाइफ एंड अनएबल टू पास म्यूकोनियम विद इन द 48 आवर ऑफ द बर्थ। ठीक है, बेबी ने अभी तक जो है अपना स्टूल पास नहीं किया, म्यूकोनियम पास नहीं किया, एक तो ये, और दूसरा इसमें बिलियस वॉमिटिंग होंगी एट द सेकेंड डे ऑफ लाइफ। तो आपने इसमें हमेशा क्या याद रखना है, टॉक्सिक कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन। ठीक है, तो कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन का दूसरा नाम है हर्श स्प्रंग
लंग डिजीज़ ज़्यादातर किसके साथ एसोसिएट करता है, डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करता है। और डाउन फेसिस जो होते हैं वो अलग से प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है, उसमें लो सेट ईयर होते हैं, स्क्वेंट होता है, प्रोट्रूडेड टंग होती है, ठीक है। और आप डायग्नोस करते हो रेक्टल बायोप्सी के थ्रू, जिसमें एब्सेंस गैंग्लियोनिक सेल्स इन द रेक्टम। ट्रीटमेंट क्या की जाती है कि रेक्टम का इन्वॉल्व सेक्शन रिसेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था जब एनाटॉमी का वेरी फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था आपका जीआईटी का, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टीन होती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड जो है वो हर्निएट होती है एट द 10th वीक, एट द 4th वीक ऑफ गेस्टेशन, और फिर वापस वो चली जाती है इंटेस्टीन में एट द 10th वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर हमारे पास ये जो इसकी रोटेशन है जो कि 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर ये प्रॉपर ना हो तो हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द बावल हो जाती है। कैसे कि आपका स्मॉल इंटेस्टीन पूरा राइट साइड पे आ जाता है और आपका जो है ना लार्ज इंटेस्टीन पूरा लेफ्ट साइड पे आ जाता है, एज शोन हेयर इन द डायग्राम, कि आपका दोनों जो है वो राइट और लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं और इन दोनों के दरमियान में एक फाइब्रस बैंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं लैड बैंड, ठीक है, और एक लैड बैंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेल रोटेशन ऑफ द गट, ठीक है, मेल रोटेशन ऑफ द गट। इट कैन कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन एंड वल्वुलस, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरसेप्शन, बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। सिनेरियो कैसे आता है, तो सिनेरियो को डायग्नोस करने के लिए 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट बस अभी लिख लें और पक्का पक्का रट लें आप, ठीक है। इसमें आपके पास हमेशा, क्योंकि इंटरसेप्शन बच्चों में होती है, एक बच्चा प्रेजेंट करेगा, चाइल्ड प्रेजेंट विद दी सीवियर एब्डोमिनल पेन। किससे प्रेजेंट करेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, इतना सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा कि बेबी ने जो है ना अपनी लेग्स को चेस्ट के साथ मिलाया हुआ होगा, ठीक है। एंड देन इसमें क्या होता है, क्यूरेंट रेड जेली स्टूल। ये जो क्यूरेंट जेली स्टूल्स है ना, दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरसेप्शन। क्यूरेंट जेली स्टूल्स होते हैं। और तीसरी इसमें क्या चीज़ होती है कि ऑन पल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन देयर इज़ अ सॉसेज शेप मास, ठीक है, सॉसेज शेप मास। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक फीचर हैं आपके किसकी, इंटरसेप्शन की, कि बच्चा प्रेजेंट करेगा सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ, क्यूरेंट जेली स्टूल्स के साथ, और किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा, पल्पेशन पे आपको क्या मिलेगा, सॉसेज शेप मास ऑन पल्पेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिनेरियो है आपके इंटरसेप्शन का, ठीक है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में प्रेजेंट करता है। अब इंटरसेप्शन में होता क्या है कि प्रॉक्सिमल बावल सेगमेंट जो होता है उस और डिस्टल बावल सेगमेंट के अंदर जो है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के ऊपर चढ़ाई कर देता है, ठीक है, सिंपली इस तरह से होता है। और फिर ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और पेशेंट को सीवियर किस्म का एब्डोमिनल पेन होता है। ये ज़्यादातर IgA वेस्कुलाइटिस HSP वगैरह के साथ प्रेजेंट करता है। वायरल इन्फेक्शन, एडिनो वायरस वगैरह भी इस कंडीशन को एग्रेवेट कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड अगर हम करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड पे हमें टारगेट साइन मिलेगा। यू जस्ट रिमेंबर कि इसका जो क्वेश्चन सिनेरियो एग्जाम में आता है वो कैसे आता है, क्यूरेंट जेली स्टूल, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सॉसेज शेप मास ऑन द पल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं वॉल्वुलस को। ओके, तो वल्वुलस में बेसिकली क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल हो जाता है, ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल अराउंड इट्स मिजेंट्री इज कॉल्ड द वल्वुलस। ये ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, ये इन्फाक्शन करा देता है। और जो होता है गैस्ट्रिक में वल्वुलस आर मोर कॉमन विद द एबनॉर्मेलिटीज़। अच्छा, सिंपली आपने ये बात याद रखना है कि जो वल्वुलस होता है ना, ये मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ एसोसिएट करता है और मेलिग्नेंट पोटेंशियल भी इसमें होता है। मिडगट वल्वुलस जो होता है ज़्यादातर चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में होता है, और सिग्मॉइड वल्वुलस जो होता है ना वो अडल्ट में होता है। तो वल्वुलस का सिनेरियो एग्जाम में कैसे आता है कि इसमें एक तो सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा दैट वाज सडन इन ऑनसेट, और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमेशा डिस्टेंशन होती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगी, इनएबिलिटी टू पास गैस, नोजिया, क्योंकि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो नोजिया, वॉमिटिंग होगी, और एब्डोमिनल टेंडरनेस पॉजिटिव होगी। अडल्ट के अंदर सिग्मॉइड वल्वुलस जो है वो अर्जेंसी है, ही और मेल मस्ट नीड द अर्जेंट मेडिकल अटेंशन फॉर द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। और बच्चों के अंदर जो होता है, इसमें हमारे पास बच्चों में भी आप इसी तरह याद रखेंगे कि कोई बच्चा जो है वो डिस्टेंडेड एब्डोमेन के साथ अगर प्रेजेंट करता है, पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, ये क्लासिकल फीचर्स हैं किसके, वॉल्वुलस के, ठीक है। अगर बच्चा प्रेजेंट करेगा तो मिड गट वल्वुलस होगा, और अगर अडल्ट प्रेजेंट करेगा तो फिर वो सिग्मॉइड वल्वुलस होगा, ठीक है। एक्सरे पे आपको क्या मिलता है, एक्सरे पे आपको मिलता है कॉफ़ी बीन साइन, ठीक है। सिग्मॉइड वल्वुलस के एक्सरे पे आपको क्या मिलता है, कॉफ़ी बीन साइन मिलता है आपको सिग्मॉइड वल्वुलस के एक्सरे पे, ठीक है। देन है आपके पास शॉर्ट बाउल सिंड्रोम।
अब बेसिकली आपकी जो इंटेस्टीन होती है ना वो 7 मीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है। अगर ये 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब छोटी हो जाए, अब इसके दो तरह के छोटे होते हैं, या तो ये सर्जिकल रिसेक्शन हो गई है या फिर जो है ना इसमें कोई ऐसी डिजीज़ आ गई है कि इसका एक पार्ट जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, मैलिग्नेंसी हो गई, या कोई ट्रॉमा की वजह से अगर ये इसमें इस्कीमिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो गट को, आपके स्मॉल इंटेस्टीन को नॉन फंक्शनल बना देती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो इस तरह के पेशेंट में एक तो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है प्रॉपर, ये डिहाइड्रेटेड होते हैं, इनमें वेट लॉस होता है, अनीमिया होता है। दूसरा, इनमें पोस्ट प्रेंडियल वल्मिनस डायरिया होता है, यानी कि खाना खाने के फ़ौरन बाद। अब खाना खाने के बाद इंटेस्टीन क्या करेगा, इंटेस्टीन अपना काम ही नहीं कर रहा, उसका एक पार्ट नॉन फंक्शनल है या वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में सारा खाना पिया निकल जाता है बॉडी से बाहर। तो ये होता है पोस्ट प्रेंडियल वल्मिनस डायरिया, यानी कि डायरिया आफ्टर फीडिंग। और बेसिकली क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बावल, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टीन या नॉन फंक्शनल स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। और मैसिव अमाउंट ऑफ द डायरिया की वजह से पर्सन्स को डिहाइड्रेशन होगी, वेट लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, आयंस एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो एनीमिया हो जाएगा। कैल्शियम जो है वो ऑक्जेलेट के समेत जो है बॉडी में डिपॉजिट होता जा रहा है, तो फिर ये स्टोन फॉर्म कर देगा इन द किडनी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोलॉजीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है वो लार्ज इंटेस्टीन का हो रहा है।